अशोक माथुर सर, पर्ची पकड़ा करके वसुंधरा राजे सिंधिया को भले ही मुख्यमंत्री ना बनाया गया और वो उन्हीं के मार्फत भजन लाल का नाम अनाउंस करा दिया गया, ये तो आसानी से हो गया, उस समय कोई विरोध नहीं हो पाया। पर क्या वसुंधरा के चलते ही मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद में दो ध्रुव बन गए। एक ध्रुव का केंद्र है नागपुर, दूसरे ध्रुव का केंद्र भाजपा के नाम की दिखाई देती है। कि बहुत पहले जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे जनता पार्टी के रूप में, तब भी ड्वेल मेंबरशिप का एक मामला उठा था। ड्वेल मेंबरशिप का मामला इस प्रकार से उठा था और उसके साथ ही जनता पार्टी के अंदर बड़ा अंतर्विरोध सामने आया। वो मेंबरशिप का, ड्वेल मेंबरशिप का मतलब एक आरएसएस और नॉन आरएसएस। आज भारतीय जनता पार्टी उसी अंतर्विरोध में फंसी हुई है। राजस्थान में ही ये मामला पहले भी उठा था और अभी भी नॉन आरएसएस और आरएसएस के बीच में अंतर्विरोध तीव्र हो गए हैं। और इस तीव्रता का कई राजनीतिक कारण भी हैं और सत्ता के जो अंतर्विरोध होते हैं वो भी हैं, लाभ हानि के अंतर्विरोध भी हैं। वसुंधरा जी के सामने, क्योंकि उनके अंदर पुराना ये एक डीएनए है या उनकी विशेषता है कि उनको इस प्रकार की एडामेंसी दिखानी पड़ रही है। और राजस्थान में जो सारी मंत्रिमंडल बनेगा, उस मंत्रिमंडल को बनाने में जो केंद्रीय सत्ता है वो ये सोच रही है कि उसको लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रख के ये सारा काम करना है। लोकसभा के चुनाव में कौन कितना समीकरण, कितना वोट, कितना एमपी जिता के लाता है, उस पे सारा खेल टिका हुआ है। जहां तक इस बात को हम देखें, अभी आज ये डिक्लेयर होना था, लेकिन आज शायद प्रधानमंत्री का मन की बात या कोई प्रवचन चल रहा है। उस प्रवचन को भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए को अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहने के निर्देश हैं। और ये तो एक है ही अच्छी बात कि भाजपा अभी एक अनुशासित पार्टी के रूप में दिखाई देती है। जहां तक वसुंधरा जी का सवाल है, वसुंधरा जी बहुत सख्त मिजाज हैं और वो इस पे एडामेंट हैं कि उनके लोगों को, और नहीं तो उनके पास और राजनीति है क्या। उनके पास भाजपा आरएसएस का या कोई फिलोसफिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। वो अगर अपने लोगों को मंत्री नहीं बना पाएंगी तो डे बाय डे वो वीक होती होती राजनीति के पर्दे के पीछे चली जाएंगी। इसलिए इस पे उनको पक्का कायम रहना पड़ेगा। और भाजपा के अंदर भी ये बात बहुत जोरों में मानी जाती है कि वसुंधरा जी का जन आधार बहुत मजबूत है और इसलिए उनको खुश रखना भाजपा के लिए बहुत जरूरी भी है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझता हूँ, वसुंधरा जी ने अड़ंगा लगाया होगा तो दिल्ली में लगाया होगा। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ हमने तो देखा नहीं और सुना नहीं, लेकिन उनके व्यवहार से जरूर लगता है। और जब मुख्यमंत्री बनने की पर्ची का सवाल आया था, उसी वक्त ये जाहिर हो गया था, ये स्पष्ट हो गया था कि वसुंधरा जी को ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा तो कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद में उन्होंने अपने खेमाबंदी की, उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो अभी भी बैठी हैं और ये बात बार बार उठ रही है। लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई मामला नहीं बनता जिसके अंदर ऐसा लगे कि कांग्रेस का कोई धड़ा टूट कर वसुंधरा जी के साथ आ जाए या वसुंधरा जी का धड़ा टूट कर कांग्रेस के साथ चला जाए। क्योंकि एक माहौल ऐसा बन गया कि देश में बीजेपी का राज है और राजस्थान में बीजेपी की जिस कदर मेजोरिटी आई है, उसमें दूसरे दल जो हैं, दूसरे जो समूह हैं, वो इतने प्रभावी रूप से दिखाई नहीं दे रहे। और दिखाई नहीं दे रहे उस सूरत में ऐसा तो नहीं लगता हमें कि वसुंधरा जी की बार्गेनिंग में ये ताकत लगा दें कि भाई अगर मेरे लोगों को मंत्री नहीं बनाया तो मैं उधर से जाके तालमेल कर लूंगी, चाहे अशोक गहलोत से हो। बीच में अखबारों में, मीडिया में ये बातें चलती ही रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं। इसलिए मेरे ख्याल है आज रात तक या कल सुबह तक कोई ना कोई मध्य का रास्ता निकाल करके भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल की घोषणा शायद कल कर दे। ऐसी मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है कि कल वो मंत्रिमंडल की घोषणा कर देंगे, उसमें शक्ति संतुलन करेंगे। ज्यादातर शक्ति संतुलन करते वक्त में भाजपा, हालांकि एक विशेष राजनीतिक विचार रखने वाली पार्टी है, कि आरएसएस जो एक कट्टर विचार रखने वाली पार्टी संगठन है, उसको अब सामाजिक सांस्कृतिक संगठन न कहकर आरएसएस को अब एक राजनीतिक संगठन के रूप में ही पहचाना जाना चाहिए। क्योंकि निर्णय तो अब उसी के पास में है। भाजपा की लगाम किसके पास में है? नागपुर में आरएसएस के पास में है। तो आरएसएस जो फैसला देगा वही तो लागू किया जाएगा। आरएसएस में मंत्रिमंडल की लिस्ट आरएसएस के मुख्यालय से अप्रूव होनी है या आरएसएस के प्रमुख को उसको अप्रूव करेंगे। लेकिन उस सब में जाति का जो मामला है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है।
जाति का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा की सीटें इनको जीतनी है। कितने बहुत आधा राजस्थान करीब जाटों के मेजोरिटी वाली जाति के मेजोरिटी है वहाँ पे, जाट समुदाय का वहाँ पे है, तो उनको कैसे खुश करेंगे। उसी वक्त में ये एक समस्या आ रही है कि राजेंद्र राठौड़ अभी चुनाव हार गए हैं, वो चूरू जिले के अंदर अपना वर्चस्व रखते हैं, तो राजपूतों को भी संतुलन बनाना है, और मीणा जो कि बहुत प्रभावी रूप से भाजपा के साथ है, उनका संतुलन भी भाजपा को बनाना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई निर्णय लेगी, और उसमें वसुंधरा जी को भी बैलेंस करना है। वसुंधरा जी एक एक विशेष समूह बन गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस बात में जानते हैं कि जिस प्रकार की हवा चल रही है, जिस प्रकार की हालात बनी है, उन हालातों के अंदर कोई भी बड़ी बगावत भाजपा के अंदर हो, ऐसी संभावना शायद नहीं लगती। जब बगावत का डर नहीं है, तो वो वसुंधरा जी को ठंडा मीठा कर लेंगे या दबा लेंगे, या वसुंधरा जी को उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। स्वयं वसुंधरा जी भी, और जो 8 जो ये मंत्री बनाने की उन्होंने लिस्ट दी है, और कोई 45 विधायक बताते हैं कि उनके साथ में हैं, वो कौन 45 विधायक हैं, वो भी खुल करके तो सामने नहीं आ रहे। इवन भाजपा के अंदर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, अगर पार्टी का फैसला होगा वो फैसला हम मानेंगे। पार्टी का फैसला होगा तो मानेंगे, तो पार्टी का तो फैसला जो भी है आला कमान लेने वाली है डेमोक्रेसी के अंदर। कोई मतदार ये एमएलए चुनाव से तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधान ये जो बाकी मंत्री चुने जाने वाले नहीं है। आला कमान का फैसला शायद कहीं ना कहीं हो चुका है, और वो केवल घोषणा करनी है, तो घोषणा शायद वो कल कर दें, और उसको वसुंधरा जी को भी मानना पड़ेगा। बगावत करने की मेरे ख्याल है ऐसी कोई संभावना राजस्थान में फिलहाल नहीं। अशोक माथुर सर, एक चीज और है, जिस तरीके से बड़े नेताओं को केंद्र से भेजा गया यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़े, तो क्या अब जो है भाई चुनाव लड़े भी, मुख्यमंत्री एक ऐसे विधायक को बना दिया गया जो पहली बार चुन करके विधानसभा पहुंचा है। ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल का गठन है, क्या अब इन बड़े नेताओं के लिए भी शक्ति प्रदर्शन बन के रह गया है कि अगर भाई हमारे मैक्सिमम नेता मंत्री नहीं बने, हमारे समर्थन में लोग मंत्री नहीं बन पाए, समर्थक जो है उनके, या हमें स्वयं अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो हमारा तो दबदबा ही खत्म हो जाएगा। इन नेताओं का भी ये हाल है और शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल बनाने में। वो तो स्वाभाविक है, लेकिन हम आरएसएस के कैरेक्टर को थोड़ा एनालाइज करें। आरएसएस एक हार्डकोर कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। उनका आदमी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, एक ऐसा आदमी जो कि भाजपा का महामंत्री भी रहा था, उसके पहले आरएसएस के प्रचारक भी थे वो। और वो उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, स्वाभाविक तौर पे ये है कि एक विचारधारा उसके पीछे काम करती है, और विचारधारा और कमिटमेंट काम करता है। हम जब इस संगठन के बारे में सोचते हैं, तो उसके संगठन के हालात इतने जबरदस्त हैं, इस प्रकार की उनकी ताकत है, इस प्रकार का उनका सिस्टम है, कि गोविंदाचार्य जैसा व्यक्ति जो अटल जी का थिंक टैंक था, उसको उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। खुड्डे लाइन का मतलब साइड में कर दिया, और भी बहुत से ऐसे लोग। तो वहां पे इस प्रकार की कोई दया या इस प्रकार के दबाव की गुंजाइश मुझे कम नजर आती है, क्योंकि वो इस प्रकार का संगठन है। और इस बार इस बारे में भी वो बड़े कामयाब रहे हैं कि भाजपा ने बहुत जरूरत समझी तो नॉन आरएसएस वालों को लिस्ट दी है, लेकिन वो उनका चरित्र अब ऐसा हो गया कि उनको आरएसएस वाले ही लुभावने लगते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों में एक कमी है, वो शासन की राजनीति को या शासन प्रशासन के जो तौर तरीके हैं, उनको शायद उसका अनुभव नहीं है। ये बात बड़ी विचित्र सी है कि हमारे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसकी भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका है शासन के अंदर। कि ब्यूरोक्रेसी जो नीतिगत फैसले कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई विधानसभा ले लेती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंट करने में उनका व्यवहार कैसा रहेगा, वो किस प्रकार से उनको डील करेंगे, उस पर सारा खेल टिका हुआ है। वसुंधरा जी, जहां तक सवाल है, वसुंधरा जी को कभी भी आरएसएस ने अपना नहीं माना। हालांकि वो अभी चुनाव जीतने के तत्काल बाद आरएसएस के दफ्तर में गई हैं, आरएसएस के दफ्तर में जाके उन्होंने धोख लगाई है, और आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उन सबसे बात की है। लेकिन ये इतना अजीब संगठन है कि मोहन भागवत जैसा आदमी कांग्रेस पार्टी में एक भी नहीं मिलेगा आपको। वहां पे मोहन भागवत ने कभी नहीं कहा कि मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, या मुझे शासन के उस पद पे दो, मैं एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी हूँ। क्योंकि उनके पास में एक विचारधारा, एक संगठन के इस प्रकार के हालात है। और उस हालात के अंदर
ये संघ है उसका ही फैसला सर्वोपरि होगा। और उस फैसले के अंदर अगर वो चूक कर गए, गलती कर गए जाति समीकरणों के अंदर, तो उनको नुकसान होगा लोकसभा चुनाव के अंदर। तो लोकसभा चुनाव के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा मतदाता है, हालांकि सबसे बड़ा संगठन जरूर है आरएसएस, और सारे गांव गांव में, कस्बों कस्बों में ये फैल गया है, और एक हिंदुत्व का इनके पास में एक बड़ा एजेंडा है। और अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, और हिंदुओं की जो बहुत बड़ी संख्या है, उनको ये लगता है हर जाति के अंदर जो लोग हैं, उन जातियों के होते हुए भी वो हिंदू अपने आप को मानते हैं, यहाँ तक कि दलित भी। और अभी राम मंदिर के फैसले के अंदर भी वो लोग बड़े खुश हैं कि भाई राम मंदिर का मोदी जी थे, और भाजपा ने एक एक करके जो घोषणाएं की थी उनको लागू किया है। उन हालातों के अंदर उनको, वसुंधरा जी को ये अच्छी तरह ये संतुलन समझ लेना चाहिए। और समझ करके, मैं उनको ये कोई सीख नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछला इतिहास हमें ये बताता है। और उस इतिहास में ये बात है कि जो संगठन की ताकत है, वो तो भाई किसी भी विचारधारा की हो, वो बड़ी मजबूत ताकत होती है, चाहे वो संगठन छोटा ही क्यों ना हो। ऐसी हालात के अंदर वसुंधरा जी की अड़चन जो है, मैं ख्याल है 24-25 घंटे की अड़चन है। और जब वो एक बार जिस प्रकार पर्ची निकाल के उन्होंने मुख्यमंत्री बता दिया था वसुंधरा जी के हाथ से ही, वैसे ही एक बार फिर ऐसा ही धमाका हो सकता है कि मंत्रिमंडल की पूरी सूची वसुंधरा जी को डिक्लेयर करनी पड़ जाए। लेकिन उसमें कितनी उनकी चलेगी? और जो इनके साथ लोग हैं, वो साथ वाले लोग किसकी कमान में चलेंगे? उनको अब तो कमान में चलना पड़ेगा भजन लाल जी के। और भजन लाल जी का मतलब क्या है? भजन लाल जी का मतलब है संघ। संघ परिवार का फैसला राजस्थान पे ही नहीं, पूरे देश पे लागू हो रहा है। और ये डेमोक्रेसी के लिए जरूर एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन खतरनाक स्थिति है, देश की जनता का फैसला है, तो उसको, जनता को भी इसकी जो सजा मिलनी है भविष्य के अंदर मिलेगी। इसलिए अभी तो सब आनंदित हैं, क्योंकि 30 तारीख को अभी मोदी जी बड़ा धमाका राम मंदिर वाला कर देंगे। राम मंदिर का करने के बाद वो ये मान के चलते हैं कि लोकसभा के अंदर उनको दोबारा गुंजाइश मिलेगी और दोबारा वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही। और उस वक्त वसुंधरा जी उनके साथ खड़ी दिखाई देंगी आपको, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि विकल्प नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस के लोगों को जो सबसे, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमें दिखाई देती है, उन लोगों को इसमें खुश होने की गुंजाइश नहीं है। उन लोगों को अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहिए, उन लोगों को अपना काम दुरुस्त करना चाहिए। अभी जैसे आज ही बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कांग्रेस के शासन के अंदर किए गए, लेकिन कांग्रेस ही अभी तो थोड़ा सी समय जीता, अभी हारे जीत के हुए हैं, थोड़ा टाइम हुआ है, वो इस अपनी उपलब्धियों को गिना भी नहीं पा रहे, वो जनता के पास जा भी नहीं पा रहे। लेकिन बीजेपी तो लगातार उन पर हमलावर है, और उस हमले का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को वैसे संगठन की जरूरत है, नहीं भी है तो भी वो अपने ये तो बताए कि उनका चरित्र क्या है। और वो केवल इस आस पे बैठी हो कि वसुंधरा जी इनसे अलग हो जाएंगी, 150 कुछ लोग इधर से आ जाएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे, ऐसे करके बीजेपी की सरकार को 5 साल से पहले घेर देंगे। ऐसे खुश होने की या खुशफहमी रखने की गुंजाइश कम है। और वसुंधरा जी को तो भाजपा जो है, मैं समझता हूँ परिस्थिति ऐसी ही है कि वसुंधरा जी को वो कंट्रोल में ले लेंगे। कंट्रोल शब्द लगा रहा हूँ, राजी करना शब्द नहीं कह रहा हूँ, कंट्रोल में ले लेंगे ये शब्द लगा रहा हूँ। कंट्रोल और राजी करने में फर्क हो जाता है। राजी करने की तो यहाँ गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन भाई अब तो ये कहना पड़ेगा कि मैं तो भाजपा का शब्द ही नहीं लगाता, मैं तो आरएसएस का ही शब्द लगाता हूँ कि आरएसएस की सत्ता आगे बढ़ रही है, और आरएसएस संगठन के अब राजनीतिक संगठन के रूप में ही देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर ही सारी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। धन्यवाद। कि ये अभी इंडिया गठबंधन का जिक्र हुआ, जैसा कि डॉक्टर मिल एक सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप सड़क पे नहीं दिखते हैं, प्रदर्शन करते नहीं हैं, संगठन आप ठीक करते नहीं हैं, इन सब के बाद भी क्या क्या केवल इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाने से लोकसभा चुनाव का परिणाम बदल जाएगा? आप मजबूत फाइट में आ जाएंगे एक ऐसी पार्टी के सामने जो 24/7 चौबीसों घंटे सातों दिन जो चुनाव के लिए रणनीति बनाती है, काम करती है? अभी जो स्थिति बन गई है इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें, तो मैं कई बार, कल ही किसी से चर्चा कर रहा था, तो मैं कह रहा था सेना विहीन सेनापतियों का एक जमावड़ा है। ये बात मैं आरएसएस के मध्य में देखते हुए ही कहता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं देश के इतिहास को, एक समय यही संगठन ऐसा था जिसकी लोकसभा में 2 सीटें थी। ये 200 से इतने तक पहुंच गए
इसके पीछे क्या है? एक संगठन की ताकत है। जबकि बाकी सबके पास कहीं ना कहीं शासन था, समाजवादी लोगों के पास भी था, सीपीएम के पास भी था, सीपीआई के पास भी था। उन्होंने अपने जो रैंक एंड फाइल या जो बेसिक जन संगठन थे, जैसे ये यूथ फेडरेशन, एसएफआई या युवा कांग्रेस या कांग्रेस सेवा दल, इस प्रकार के जो समाजवादी युवजन सभा, इनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनको कभी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। साथ ही उन्होंने अपनी फिलॉसफी को भी छोड़ दिया और वो छोटे मोटे समीकरणों के अंदर जोड़ तोड़ के अपनी सरकारें बनाते थे और बड़े खुश हो रहे थे। और जो बड़े खुश हो रहे थे, अभी जैसे बिहार का समाचार हमें मिला कि बिहार का जो अध्यक्ष है वही खिसक रहा है, तो चूलें तो हिल रही हैं। लेकिन फिर भी चलो, अच्छी बात है कि आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनाते वक्त में कोई भी संगठन, कोई भी 5 आदमी जब इकट्ठे होते हैं तो उसके पीछे कोई केंद्रीय मंशा होनी चाहिए, कोई फोकस होना चाहिए कि हमें ये अचीवमेंट करना है, हमारी ये केंद्रीय सोच है, इस केंद्रीय सोच को प्राप्त करने के लिए हमें वहां तक जाना है। जिस प्रकार की आरएसएस के पास गुरु गोलवालकर के जमाने में उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, और कल्पना करने के बाद जिस प्रकार का उन्होंने उठाव लिया, धीरे 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 70 साल 75 साल की तपस्या के बाद वो आज इतने विकराल रूप में आ गए हैं कि विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और वो ये परिणाम ला रहे हैं कि जाति और संप्रदाय ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत इसके कि आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक विचारधाराएं भी कोई महत्व रखती हैं। आज कोई इस बात को लेकर बहस नहीं कर रहा कि भाई हमें समाजवाद चाहिए कि नहीं। कोई इस बात को लेकर बहस नहीं कर रहा क्या हमने रिजेक्ट कर दिया है साम्यवाद को, क्या हमने रिजेक्ट कर दिया है समता के सिद्धांत को, जिसको हर धर्म कह रहा है। इस्लाम भी कह रहा है, ईसाई भी कह रहा है, हिंदू धर्म भी कह रहा है। उस समता के सिद्धांत को हमने रिजेक्ट करके जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, यही प्रमुख हो गया है। और यही सब अगर प्रमुख हो गया है तो भाई हम एक विकराल कठिन हालात के अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम ये नहीं कह पा रहा, कांग्रेस के लोग ये नहीं कह पा रहे कि भाजपा अगर निजीकरण कर रही है तो हम निजीकरण के पक्ष में है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के मामले में नहीं बोल पा रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट तो बिल्कुल ही गायब हो गया। और वो अगर ये फ्रंट वगैरह बन भी गया तो ऐसी हालत के अंदर क्या होगा? ऐसी हालत में जनता का प्रशिक्षण भी कैसे होगा, हमारे वोटर का प्रशिक्षण भी कैसे होगा? अगर आप बहस भी छेड़ेंगे किसी मुद्दे को लेकर तो राम मंदिर को लेकर ही बहस छेड़ेंगे, तो वो तो काम आरएसएस कर रहा है। आरएसएस के एजेंडे, आरएसएस को इस बात की भी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने अपने एजेंडे को, अपने प्रोग्राम को तमाम राजनीतिक पार्टियों को पकड़ा दिया। तमाम राजनीतिक पार्टियां जातिगत विश्लेषण करने लगी हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां धार्मिक विश्लेषण करने लगी हैं, और कांग्रेस जैसा संगठन को भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करनी पड़ रही है। इतने भयभीत हो जी। गए, और इतने भयभीत हो गए तो आपके पास राजनीतिक विकल्प नहीं है, सोच का विकल्प नहीं है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा या थोप दिया जाएगा कोई ना कोई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो जैसा अभी मीर साहब ने कहा कि भाई हमें ऐसा सेनापति चाहिए जो सेना का संगठन भी करे और सेना को आगे बढ़कर के बात भी। आज ही राजस्थान में सौर ऊर्जा को लेके एक बहुत बड़ा मैटर आया है कि अब वो भाजपा उसको भुना रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के लोग, जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहर है, हमारे यहाँ सड़कें हैं, बिजली है, और पचासों काम उन्होंने किए हैं, लेकिन कांग्रेस का सेवा दल, कांग्रेस का युवक कांग्रेस, ये लोग ये बता नहीं पा रहे कि ये नींव हमने बोई थी, लगाई थी नींव, इस नींव के ऊपर भाजपा का महल खड़ा हो रहा है। तो ये बात बताने वाला तो कोई चाहिए। हो सकता है थोड़ा सरा विपक्ष के नेता बन जाएं, लेकिन विपक्ष नेता बनकर आगे आपकी ताकत नहीं है, आप करेंगे क्या? और लोकसभा का चुनाव चूंकि बिल्कुल सर पर है, और बिल्कुल सर पर है, इसलिए कांग्रेस को 24 घंटा काम करने की जरूरत है। और उसको किसके साथ काम करने की जरूरत है? उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि अब की बार उनको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे लेफ्ट की ताकत है वहाँ लेफ्ट के सामने अपना उम्मीदवार न लावे, और स्पष्ट घोषणा करे कि भाई ये है। इसी ढंग से अल्पसंख्यक समुदाय और जो वंचित समुदायों के जो लोग हैं उनको ये सहमत करना पड़ेगा, जो अम्बेडकरवादी हैं उनको भी ये साथ लेना पड़ेगा, और उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये पॉलिटिकल एजेंडे पर गोल बंद करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस जी। ऐसा करती है तो नेता प्रतिपक्ष चौड़ासरा हो या कोई भी हो, उससे व्यक्तिगत कौन आता है कौन नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं
श्रीमान अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान में एक अहिंसा करके विभाग भी बना दिया था, गांधी जी की फिलॉसफी को लेकर के काम भी किया था। लेकिन अभी क्या होगा, उसको बजट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आरएसएस के एजेंडे में नहीं है। गांधी का नाम तो अब नोटों पे गांधी की फोटो भी छपी हुई है, और गांधी के फोटो हर दफ्तर में भी लगे हुए मिल सकते हैं, लेकिन हमें उस जी फोटो को दीवार से नीचे उतार करके अपने दिल और दिमाग में बिठा करके कुछ करना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी बचेगी। क्योंकि आपको एक वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा भी देनी पड़ेगी। राजस्थान में एक दो दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो ये भाजपा अपना मुख्य ये मंत्रिमंडल डिक्लेयर करेगी, तो कांग्रेस को भी नेता प्रतिपक्ष घोषणा करना पड़ेगा। घोषणा कर देंगे किसी के भी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो केवल सुविधाओं को भोगे। हमारे साथ एक ये भी दिक्कत है कि इसकी इतनी होड़म होड़ किस लिए होती है कि हमारे तमाम जनप्रतिनिधि एक तरह से ठेकेदार बन जाते हैं, और इसलिए लड़ाई उनके अंदर होती है कि लाभ का पद है, वो में कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, उनको कार चाहिए, उनको स्टेनो चाहिए। तो ये सब टैक्स पेयर के पैसे पर ही चल रहा है मामला। तो टैक्स पेयर के पैसे पर हमारे जनप्रतिनिधि खेल खेलेंगे तो कौन कितना लूटे, इसकी लड़ाई होगी, तो हर संगठन के भीतर होगी, और जनता को उसका दंड मिलेगा। और जनता उसकी जो दंड मिलेगा उसकी भरपाई हम आने वाली पीढ़ियों में भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए खतरनाक मामला है। धन्यवाद।